तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि फेक एनकाउंटर कैसे होते, पूरी कहानी। और बिल्कुल वो कहानी जो एक गवाह ने अपनी आँखों से देखी, कैसे एक क्रिमिनल को एनकाउंटर करने की हुक्म मिलते हैं, कैसे उसको ढूंढा जाता है और उसको मारने के पीछे कारण क्या था, कैसे उसको पकड़ा जाता है, मारा जाता है और फिर एनकाउंटर दिखा के बात ख़त्म कर दी जाती है। ये अंदर की बात आपको मैं उस शख्स से जो इस पूरे वाक़ये का गवाह है और तकरीबन 3 महीने तक पुलिस के साथ था उस आदमी को ढूंढने में, क्योंकि इस शख्स की अपनी भी इन्वॉल्वमेंट थी। इस आदमी को एक बहुत ही प्रोफेशनल किलर ने मारने की धमकी दी, मारने की साजिश रचाई और ये आदमी पुलिस की शरण में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत एनकाउंटर के किस्से आपने सुने होंगे, फेक एनकाउंटर कैसे होते हैं, लेकिन अंदर की बातें नहीं पता होती। हमने भी बहुत देखे हैं एनकाउंटर, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो है ये अंदर के लोग ही बता सकते हैं। और सुनिए पूरा किस्सा। हमने अपने काफ़ी सारे एपिसोड्स में आपको उस शख्स का किस्सा सुनाया था जिसका नाम था हुसैन उस्तरा। उसको हुसैन वस्त्रा भी कह देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उस्तरा को वस्त्रा कहते हैं। हुसैन उस्तरा वही आदमी जिस आदमी ने सपना दीदी को ट्रेन किया था दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए। ये नहीं मरवाना चाहता था। सपना दीदी अपने पति महमूद कालिया के मर्डर का बदला लेना चाहती थी। महमूद कालिया के भी हमने 3-4 एपिसोड बनाए, आपको सुनाए कैसे वो दुबई में दाऊद इब्राहिम को मिलके वापस मुंबई आया। उसका दुबई में दाऊद इब्राहिम से झगड़ा होता है। उसके बाद वो झगड़े के बाद फ़्लाइट लेता है और जैसे ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरता है तो मुंबई पुलिस के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमैनुअल अमोलिक वो उसको एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग लॉट में ही गोली मार देते हैं और कहते हैं कि उसके पास एक सोफिस्टिकेटेड वेपन था, उसने हमारे ऊपर गोली चलाई, उसको जवाब देते हुए मैंने गोली चलाई और वो आदमी मर गया। वो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी महमूद कालिया की पत्नी, जिसका नाम तो और था लेकिन उसने अपना नाम सपना दीदी रख लिया था और उसने दिल में ठान ली कि वो दाऊद इब्राहिम से बदला लेगी। और उसको मदद जिस आदमी ने की उसका नाम था हुसैन उस्तरा। हुसैन उस्तरा ने अपने घर में बहुत बड़ा एक फायरिंग रेंज बना रखा था, 10-12 गाड़ियाँ थी। वो सब किस्सा आपको सुना चुके हैं, आप पुराने एपिसोड हमारे देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जो है बलजीत परमार फॉर यू, उसमें सर्च के कॉलम में जाके हुसैन उस्तरा फीड करेंगे, वो 3-4 एपिसोड जो है वो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। सपना दीदी फीड करोगे तो सपना दीदी का जो एपिसोड था वो सामने आ जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं आप अपने साथ एपिसोड का नंबर दे दीजिए कीजिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 850 के करीब एपिसोड में से वो एपिसोड ढूंढना बहुत समय लग जाता है। तो खैर आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, आपको वो सपना दीदी वाला एपिसोड आप निकाल लो और एक हुसैन उस्तरा का निकाल लो, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। है तो वो हुसैन उस्तरा को जो दाऊद के खिलाफ काम कर रहा था और उसको उन दिनों में पूरी मदद थी छोटा राजन की। छोटा राजन के साथ बाद में दाऊद को छोड़ने के बाद हुसैन उस्तरा से
बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और उसके साथ साथ दाऊद का जिसको मेंटर कहा जाता है केपी खालिद पहलवान, वो भले दाऊद के साथ था लेकिन खालिद पहलवान की और भी गैंगस्टर से बहुत अच्छी दोस्ती थी। पर्सनल लेवल पे उसके रिश्ते थे जिनमें हुसैन उस्तरा एक था। वो भी एपिसोड हमने बनाया था जो खालिद पहलवान का, उसमें आपको बताया था कि कैसे हर दूसरे तीसरे दिन केपी खालिद पहलवान का फ़ोन हुसैन उस्तरा को आया करता था और वो बड़े लंबे समय तक बातचीत करते थे। और केपी का साड़ू भाई जो बैतुल्ला खान था पठान, वो भी हुसैन उस्तरा का बहुत अच्छा दोस्त था। उसी तरह एजाज पठान जो जिस समय उसकी दाऊद से दुश्मनी चल रही थी उसकी भी दोस्ती हुसैन उस्तरा से थी। तो कहने का मतलब ये कि अपने समय का दाऊद के खिलाफ खड़ा होने वाला बड़ा नाम था हुसैन उस्तरा। अब दाऊद गैंग ने या कहिए छोटा शकील ने एक बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग बनाई कि हुसैन उस्तरा को कैसे ख़त्म किया जाए। और वो किस्सा भी हम आपको सुना चुके हैं कि कैसे हुसैन उस्तरा को मरवाया गया। मुंबई में एक एरिया है अगरीपाड़ा एरिया, अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड में एक काला पानी करके जगह है जहाँ पे एक ज़माने में लेक हुआ करती थी, इसका नाम था काला पानी, अब तो ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे हुसैन उस्तरा की एक गर्लफ्रेंड रहती थी, बहुत अच्छे परिवार से थी। उसके रिश्तेदार आज भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ हैं। उसके रिश्ता था बहुत करीबी हुसैन उस्तरा से। तो हुसैन उस्तरा के पास एक गाड़ियों का बहुत बड़ी चॉइस थी, मर्सिडीज ये वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक देवू की बड़ी गाड़ी, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ उस कार का, उस ज़माने में आई थी। एक छोटी सी मैटेज आई थी, एक बड़ी गाड़ी उनकी आई थी, वो उस आदमी ने खरीदी थी उस समय में नई शोरूम से। तो उस गाड़ी में अपने घर से मोहम्मद अली रोड एरिया से अपनी उस गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए अपने घर से निकलता है और अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के पीछे काला पानी के पास जहाँ वो लड़की रहती थी वहाँ उसको मिलने आता है। तो इस बात की मीटिंग की पूरी खबर एक खबरी ने छोटा शकील को दे दी और छोटा शकील के 4-5 शार्प शूटर पहले से निगाह रख के बैठे थे कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक हफ्ते में 10 दिन में तो हुसैन उस्तरा मिलने आएगा ही। लेकिन उस दिन पूरी उनको पक्की खबर मिली जो उसके नज़दीक एक छोटा शकील के बंदों का अगरीपाड़ा एरिया में ये हाइडिंग प्लेस थी उनकी, छिपे रहने का एक ठिकाना था। वहाँ पे उनको बैठाया गया था और 2-3 खबरी उस इलाके में लगाए गए थे कि जैसे ही हुसैन उस्तरा आए, उनको पता था जब आएगा तो 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुकता था, तो इनको जगह पे पहुँचने में और अटैक करने में आसानी रहे। तो दोस्तों वो दौर था जब उस समय का सबसे खतरनाक किलर आरिफ कालिया, सादिक कालिया का छोटा भाई, वो फुल फॉर्म में था। सादिक कालिया के मरने के बाद सऊदी अरबिया छोड़ के मुंबई वापस आता है और छोटा शकील को ज्वाइन करता है अपने भाई के मारने वालों का बदला लेने के लिए, जिनमें और कोई नहीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और दया नायक थे। और दया नायक ने उससे डर के स्पेशल सिक्योरिटी की मांग की थी, जिसमें उसको 2 AK-47 वाले पुलिस गार्ड दिए गए और एक प्राइवेट वेपन भी दया नायक को रखने की इजाज़त मिली। और उसी तरह प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया है। तो वो हुसैन उस्तरा
उसको मारने के लिए जो टीम बनी थी उसमें देखिए कितने बड़े नाम थे। छोटा शकील कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, उसने रोबेन किया, आरिफ फारिया, रशीद मलबारी और 4-5 और लोग, जिनमें तीसरा जो बड़ा नाम था उसका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर उसका नाम मैंने आपको बता दिया तो जिस आदमी ने जो खबर मुझे दी है, पूरी कहानी बताई है, उसकी सिक्योरिटी खतरे में हो सकती है। हालांकि आजकल कोई इतना अंडरवर्ल्ड का दौर नहीं है, पर फिर भी मैंने उससे वादा किया था कि आपका नाम नहीं लूँगा, तो नहीं लेना चाहिए। तो जो तीसरा बड़ा गैंगस्टर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर था, छोटा शकील के साथ 18-20 मर्डर उस अकेले ने किए थे। तो जो ये एक शार्प शूटर की टीम भेजी, उसमें तीसरा बड़ा नाम वो था और बाकी के 3 लोग थोड़े कम कैलिबर वाले थे। तो खैर हुसैन उस तरह का वहाँ पे मर्डर हो जाता है। अब छोटा राजन के लोग उस किलर को ढूंढने लगते हैं जिसने इसमें ये पूरा साथ दिया। अब आरिफ उनके हाथ में नहीं आ रहा था, रशीद मलबारी बहुत तेज़ तरार आदमी था, वो हाथ में नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं से उनको वो तीसरे किलर की लोकेशन पता चलती है। उसके लिए छोटा राजन बड़ा एक प्लान ऑपरेशन करता है। अपने एक आदमी को एक बड़ा गुजराती बिजनेसमैन बना देता है कि तू उसको अप्रोच कर। किसको? वो तीसरे किलर। मैं उसका बता देता हूँ कि महाराष्ट्रियन था, मुस्लिम था, लेकिन उसका सरनेम हिंदू महाराष्ट्रियन जैसा था। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हालांकि उसमें 2-3 लोगों के इसी किस्म के, अब कोंकण के रहने वाले थे। जो मुंबई से गोवा तक की बेल्ट है उसको कोंकण बेल्ट कह देते हैं। खैर, तो उस शख्स को अपने सोर्सेस से छोटा राजन ने अपने उस आदमी को एक गुजराती व्यापारी बना दिया और उस व्यापारी को उस आदमी के टच में लगा दिया, जिसको उस व्यापारी ने ये बताया कि भाई साहब, छोटा राजन मुझसे 2.5 करोड़ रुपए की फरौती मांग रहा है। अब मैं एक छोटा सा गुजराती आदमी, गुजराती था, गुजराती भाषा बोलता था, देखने बदमाश नहीं लगता था, लेकिन था छोटा राजन के बहुत करीब। अब छोटा राजन ने ये जाल इसलिए बिछाया कि उस आदमी को बाहर निकाला जाए कहीं ऐसी जगह पे जो छोटा राजन का स्टॉक होल्ड हो और वहाँ पे उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसने हुसैन उस्तरा को मारने में साथ दिया। तो अब 2-3 बार गुजराती से बात हुई, जो टेलीफोन पे बात हुई उनकी। उसके बाद ये तीसरा किलर ये गुजराती को मिलने का सद्दा देता है कि आप आइए और मुझे मिलिए। तो गुजराती बोलता, आपके एरिए में मुझे आने में डर लगता है, तो मैं फलां जगह रहता हूँ, हम रास्ते में कहीं इन बिटवीन मिल लेते। तो एक दादर जैसा एक एरिया कॉमन, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, जो एक फैमिली किस्म का रेस्टोरेंट था, कोई बियर बार नहीं, डांस बार नहीं, कुछ नहीं, एक रिस्पेक्टेबल रेस्टोरेंट, ताकि उस किलर को कोई शक नहीं हो कि मैं उसको किसी सिलीजी या किसी खतरनाक बदनाम किस्म की जगह के बुला रहा हूँ, उसको शक नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे इनकी मीटिंग होती। अब जब आदमी मान जाता है तो वो गुजराती, जो असल में छोटा राजन का आदमी था, वो छोटा राजन को फ़ोन करता है कि भाई मीटिंग फिक्स हो गई है। तो अब छोटा राजन को अपने वो जो किलर थे वो तैयार करने थे।
उसके लिए इमीडिएटली पर्याप्त समय नहीं था। ये 1998 की बात है। छोटा राजन दाऊद से अलग हो चुका था। खैर, तो छोटा राजन ने कहा तुम कल उसको मिलने मत जाना, उसको कोई बहाना लगाओ कि तुम्हारा कोई त्यौहार है या कुछ इस किस्म का घर में कोई फंक्शन है, तो तुम कल नहीं परसों का टाइम रखो, मैं अपनी टीम तैयार करता हूँ जो इसका काम ख़त्म करेगी। खैर, उस आदमी ने उसी तरह छोटा राजन की बात मान के उसको बोल दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे समस्या है, कल की जगह परसों मिलें। परसों का टाइम फिक्स हो गया। बोला आदमी ठीक है, उसी रेस्टोरेंट पे मिलने का समय फिक्स कर दिया। अब देखिए, छोटा राजन ने खुद अपने बंदे नहीं भेजे, वो कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो सामने वाला भी एक ख़तरनाक शूटर था, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन उसके पास थी, छोटा स्कील का खास था। तो छोटा राजन ने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा एक गुजराती बिजनेसमैन है, उसका मुझे फ़ोन आया, उससे ये आदमी पैसा एक्सटॉर्ट करना। जो कहानी छोटा राजन ने अपनी बता के किलर को सुनाई थी, वही कहानी किलर की बता के पुलिस को सुना दी। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बोला कि वो गुजराती सेठ आपको मिलने आएगा, तो आप पूरा प्लान बना के उसको ठिकाने लगा दीजिए। अब देखिए अंडरवर्ल्ड की और पुलिस की मिली भगत कैसे काम करती है। तीसरे दिन फिक्स समय पे वो गुजराती रेस्टोरेंट में जाता है और पुलिस की वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम इधर उधर पूरा पहले से ही पोजीशन लेके खड़े थे। लेकिन वो किलर भी बहुत ईगल आइड था, बाज की आंख थी उसकी भी। उसने गुजराती के आने के पहले ही पुलिस की मूवमेंट देख ली थी। ये लोग जो इधर उधर कुछ दो चार खड़े हैं, ये पुलिस वाले हैं। इसके पहले कि गुजराती आके उससे हाय हेलो करता और पुलिस को इशारा हो जाता कि यही आदमी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, उसके पहले बड़े तरीके से वो दूसरे एक दरवाजे से भाग के निकल के भाग जाता। अकेला आया था और अकेला ही भाग जाता, और उसका पीछा किया गया कुछ देर तक, लेकिन वो हाथ नहीं आया। अब ये पुलिस टीम की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। उस बड़े ऑफिसर ने अपने जूनियर को झाड़ा भी कि आप इतना नज़दीक क्यों खड़े हुए, आप अंदर जाके बैठते, जो भी था कुछ उनकी। अब उनके लिए इज्जत को आपका सवाल खड़ा हो गया, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उसी गुजराती को साथ में रखते हुए पुलिस ने पूरा उसको ढूंढने की कोशिश की, जिसमें 3 महीने लगे। अब देखिए, जब पुलिस का काम होता है क्राइम को रोकना, पेंडिंग केसेस को सॉल्व करना, इन्वेस्टिगेट करना, कोर्ट कचहरी में आरोपियों को सज़ा दिलवाना, लेकिन ये आदमी सब काम धंधा छोड़ के उस शूटर को ढूंढने लगे हुए। 3 महीने के बाद तकरीबन उनको खबर आती है कि कोकर में एक जगह है रायगढ़ के आगे, जिसका अच्छा नाम है, उसका बहुत बड़ा शहर है, बॉम्बे और गोवा के बीच में पड़ता है, चिपलून शायद। चिपलून में उसकी खबर आती है कि वहाँ पे एक घर में वो छुपा हुआ है, और घर से थोड़ी दूर, ये 98 की बात है, मोबाइल नहीं थे, तो वो छोटा स्टील के साथ जो टच है, वहाँ पे एक पान बीड़ी वाले की जनरल स्टोर वगैरह है छोटा सा, वहाँ पे एसटीडी का बूथ है। तो उसको वहाँ पे छोटा शकील का फ़ोन आता है, तो उस पर वो बात करता है। उसको पता था पुलिस पीछे लगी है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बड़ा ख़तरनाक आदमी है, उससे जान बचाने के लिए उसने अपना अड्डा
मुंबई से बहुत दूर चिपलून में जाके बना लिया। उसका इलाका भी था, लेकिन अपने गांव नहीं गया और किसी एरिया में चिपलून में। तो इनको वो पूरी खबरियों के थ्रू ढूंढ लिया कि उस पार्टिकुलर बूथ से, टेलीफोन बूथ से उसको मैसेजेस आते। तो इन्होंने, पुलिस वाले थे, अब बड़े मुंबई पुलिस के फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनका स्टाफ, उनके जूनियर साथ में, सीनियर आप नहीं थे वहाँ, तो जूनियर उस दुकान वाले को घेर लेते, उसको अपनी आइडेंटिटी बताते, तो कहते हैं कि अपना आदमी भेज, उसको मैसेज दे के छोटा शकील का फ़ोन आया। अब दुकानदार बेचारा गरीब आदमी, उसको तो ये भी पता नहीं था कि जिसका फ़ोन आता है वो छोटा शकील है। वो तो पुलिस ने अपने तरीके से निकाली बात, तो है उसको मैसेज भेजा गया, वो आदमी आ गया और हाथ में वेपन लेके। कमाल की बात है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा जा तो वैसे ही जब आता होगा तो वेपन हाथ में रखता होगा, हाथ में वेपन में, जेब में वेपन और हाथ में पकड़ा हुआ, ताकि इमीडिएटली फायरिंग कर सकूँ। जैसे ही दुकान पे आता है तो ये 4-5 जो पुलिस वाले थे उसको घेर लेते और कह देते हैं कि हमें पता है तेरी जेब में वेपन है, लेकिन चिंता मत कर, हम तुम्हें मारने नहीं आए, तुम्हें खाली बड़े साहब के सामने मुंबई में पेश करना। तो देखो आपकी मर्ज़ी, अगर तुमने कुछ वेपन चलाई तो फिर मारना पड़ जाएगा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तो वो आदमी को थोड़ा यकीन हो जाता है कि अगर इनको मारना होता तो अभी तक 10 गोलियाँ मार देते थे मुझे। इनके पास AK-47 है, कार्बाइन है, सब कुछ है, इन्होंने गोली नहीं चलाई, तो इसका मतलब यही है कि मुझे लेके जाएंगे। और उसको ये भी था कि अभी जान मेरी बचती है तो कहीं ना इस दुकान से या किसी से छोटा शकील को मैसेज तो पहुंच ही जाएगा कि मैं पकड़ा गया हूं, तो मुझे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। खैर, उसको गाड़ी में बैठा के वहाँ से निकाल, वेपन उसका ले लेते, अपने पास रखते, उसकी तलाशी लेते, और कोई वेपन तो नहीं। उसके पास से एक आई कार्ड निकलता है जो किसी टेलीफोन जो तभी जो विदेश संचार निगम वगैरह जो होता था अपना, उसके भारत संचार निगम का, उसका वर्कर का उसने लाइनमैन का कार्ड बनाया हुआ, नकली नाम रख, तो वो सब लेके रख लेते हैं और उसको गाड़ी में बैठा के मुंबई के रास्ते चल पड़ते। तो चिपलून से चलते चलते पनवेल आते हैं। एक मारुति वैन थी इनके पास और एक मारुति 800 थी, ये 2 गाड़ियाँ लेके गए थे, 6 आदमी और 7वां वो गुजराती सेठ। वापस आते आते पनवेल में आके वो जो मारुति वैन का दरवाज़ा जो साइड में स्लाइडिंग डोर होता है उसको खोला गया, इस आदमी को नीचे हटाया गया। तो एक तकिए अपने पास रखते थे वो गाड़ी में, तो उसके सर पे एक कान-पट्टी पे वो तकिया सरहाना वो रखा और उसको सर में गोली मार दी। और वो जो साइड में लटाया था, सर मारुति वैन के बाहर था, बॉडी मारुति वैन के अंदर थी। तो 10-15 मिनट में वो जो खून वून था सर का निकल गया और फिर उसको वही तकिया नीचे रख के, उस पर सर रख के, उसको वैन में लेटा के और वहीं पे जो खून गिरा था उसके ऊपर आसपास की मिट्टी विट्टी और थोड़ा घास वास रख के वहाँ से निकल पड़े। ये पनवेल की बात है। पनवेल मुंबई की आउटस्कर्ट में 70 किलोमीटर दूर। तो पनवेल से उस आदमी को लाया जाता है उसी दादर के एरिया में, जो दादर का एरिया नहीं था, जो भी एरिया था। अर्ली इन द मॉर्निंग 5-5:30 बजे, जब वो डेड एंड वाली रोड थी जहाँ पे जिसको कल्टी सैक भी कह देते हैं कि आगे सड़क बंद हो जाती है, जाती नहीं। तो वहाँ पे पहले से एक मोटरसाइकिल खड़ा किया हुआ था,
जिसका नंबर प्लेट नकली चर्ची नंबर अरेंज किया हुआ, उसके पास ले जाके उसको गाड़ी से उतारा, मोटरसाइकिल के पास फेंका, उसका वेपन उसके हाथ में पकड़ा दिया। पहले उसके वेपन से 2-3 फायर कर दिए इधर उधर, और बाकी उसके हाथ में पकड़ा दिया, बंद कर दिया हाथ। और उसके बाद उसको लेटे हुए मरे हुए आदमी को 3-4 गोलियां मारी, 3-4 फायर हवा में किए। आसपास के लोगों ने दरवाजे खोल लिए, मॉर्निंग का टाइम था। देखा लोगों ने एक आदमी सड़क पे मरा हुआ है। सो दोस्तों, ये एनकाउंटर की कहानी। पकड़ा कहाँ थे, मारा कहाँ थे? अब आपने पूछा, शायद दिमाग में आया होगा कि तकिया रख के गोली क्यों मारी थी। आपको मालूम होगा, बहुत से लोगों को, आप क्राइम सीरियल देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे, फोरेंसिक साइंस की समझ भी होगी आपको। अगर आप किसी की कनपटी पे सीधा वेपन रख के गोली चलाते हो तो उतनी जगह काली पड़ जाती है, वहाँ पे कार्बन जम जाता है जो गोली के साथ निकलता है। उसका मतलब ये होता है कि इसको क्लोज रेंज से मारा गया है। अगर बिल्कुल कनपटी से जहाँ भी रख के गोली मारोगे तो एरिया ज़्यादा काला हो जाता है। थोड़ा नज़दीक से 2-3 फीट से मारोगे तो थोड़ा कम होता है। अगर दूर से मारोगे तो कुछ नहीं होता, सिर्फ होल होती है और ज़ख्म होता है। तो तकिया इसलिए रखते हैं कि जब गोली तकिए से निकल के उसके सर में लगती है तो कार्बन तकिए में, रुई में फंस जाता है और लगता है यह है कि गोली दूर से मारी गई। कई बार तकिया होता है, कई बार एक गला टॉवल होता है, तौलिया होता है जिसको हम कहते हैं, उसको पानी में भिगो लेते हैं, उसकी तह लगा के मोटा कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर करके फोल्ड कर करके और फिर उसको कनपट्टी पे रख के गोली मार देते हैं, या दिल में, छाती में, पीठ में, जहाँ भी मारनी है, ताकि चमड़ी के ऊपर वो कार्बन नहीं जमे। क्योंकि एक बार कार्बन जम गया तो वो आराम से निकलता नहीं, निकालोगे तो फिर भी उसके रेजिडियो रह जाते हैं। और जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर उस रिपोर्ट में लिख देता है कि जख्म की हालत देखते हुए, घाव देखते हुए ऐसा लगता है कि गोली तकरीबन इतनी दूर से मारी गई हो। अब जब तकिए में से उसमें निकल के गोली जाती है, कार्बन निकलता नहीं, गोली की स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो जो बीच में आ जाता है फॉरेन एलिमेंट, तो ऐसे ही लगता है जैसे गोली दूर से आई। तो ये एक टेक्निक है। और उसी गाड़ी में जो दिल्ली पुलिस वाले करते हैं, वही फार्मूला मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का भी है। 3-4 नंबर प्लेट रखी होती है। कहीं जाते हैं तो एक दिन एक नंबर प्लेट, दूसरे दिन दूसरी नंबर प्लेट, तीसरे दिन तीसरी नंबर प्लेट, ताकि अगर उनके ऊपर काउंटर कोई निगाह रख रहा है तो उनको हमारा कोई सुराग नहीं। अब आप चिपलून से उसको मारुति वैन, अब सफ़ेद कलर की हज़ारों मारुति वैन सड़कों में घूमती है। अगर वो दुकानदार या कोई और आदमी जिसने वो देखा कि इस आदमी को मारुति वैन में, सफ़ेद गाड़ी में बैठा के लेके जब नंबर नोट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1230 गाड़ी का नंबर नोट किया और आगे के अक्षर, वो अगर पुलिस को कंप्लेंट करता है तो ये लोग तो वहाँ से 10 मील बाहर निकल के ही थोड़ा साइड में लेके गाड़ी फटाफट, इनका पूरा वो खांचे बना के रखे होते हैं, फटाफट पुरानी नंबर पर निकाली, दूसरी लगा ली, ताकि आगे कहीं अगर लोकल पुलिस का कोई नाका लगा हो या कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई आगे इतलाक कर दे आगे वाली पुलिस को, वो आपकी गाड़ी रोक के उसके पहले नंबर प्लेट चेंज कर दो। और हर गाड़ी तो रोकी नहीं जाती, वो तो उसी नंबर प्लेट की गाड़ी रोकेगी जिसकी उनके पास इन्फॉर्मेशन आई है। वो आपने देखा होगा, नाकाबंदी पे जाओ तो ऐसा करते करते वो अपने ठिकाने पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये कहानी एक फेक अकाउंट।
और मार के उसके दूसरे दिन अखबारों में खबरें छप गई कि नटोरियस छोटा स्कील गैंग का शार्प शूटर मिस्टर सो एंड सो, जिसने हुसैन उस्तरा को मारने में सबसे पहली गोली चलाई थी, वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसने 6 गोलियां चलाई, जवाबी फायर में पुलिस में 3 चलाई और उसके पास से एक स्टार पिस्टल बरामद हुआ जो उसके हाथ में था। अब ये कहानी आ गई, पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी घर वालों को दे दी, काम खत्म। तो दोस्तों, इस तरीके से होते हैं पुलिस के एनकाउंटर। और कल आपको एक और किस्सा सुनाएंगे जिसमें एक इंस्पेक्टर जिसने खुद एनकाउंटर किया था, कैसे किया था वो खुद सुना रहा है अपने मुंह से। वो किस्सा भी आपको बताएंगे। ये बहुत काम कर रहे हैं हम डिफरेंट सब्जेक्ट पे, बहुत सी अच्छी टीम हमारे साथ एक जुड़ी है। उसको लेके आने वाले दिनों में आपको बहुत इंटरेस्टिंग केसेस सुनने को मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।